नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी मुंबई से है। मुंबई में एक इलाका है दहीसर। आप सबने नाम ज़रूर सुना होगा। दहीसर का इलाका बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और आसपास कई सारी फैक्ट्रीज़ है और बिजनेस हब हैं। तो यहाँ पर बड़ी आबादी जो है ऐसे लोगों की है जो मेहनत मजदूरी करते हैं। और दहीसर चौल का भी आपने नाम सुना होगा। ये एक बस्ती है और यहाँ पर बहुत सारे मकान हैं जो रेंट पे हैं और अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग, मज़दूर, कामगार वो यहाँ पर रहते हैं। तो खैर, इसी दहीसर से मई 2021 में एक शख्स बहुत रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। इस आदमी का नाम है रईस शेख। रईस शेख एक कपड़े के दुकान में काम किया करता था और जब वो गायब हुआ तो वो अपने घर से कपड़े के दुकान में ही काम पर जाने के लिए निकला था। लेकिन बीच रास्ते से ही वो ऐसा गायब हुआ कि न तो वो दुकान पहुंचा और न ही वो मकान वापस आया। पहला 1 या 2 दिन तो घर वालों के लिए असमंजस में ही निकल गया, और इसलिए भी असमंजस में निकल गया क्योंकि यहाँ रईस का परिवार बहुत छोटा है। दहीसर में रईस के अलावा सिर्फ उसकी बीवी रहती है जिसका नाम है शाहिदा, और 2 बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, माइनर, स्कूल जाने वाले। तो वाइफ और छोटे छोटे बच्चे क्या रिएक्ट करते, कैसे ढूंढते इतने बड़े शहर में। और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे क्वालिफाइड हैं ऐसा भी नहीं है कि बहुत एक्टिव लेडी हो जो लोगों से कांटेक्ट करे, फ़ोन पे बात करे, ऑफिसर्स से बात करे। तो थोड़ा सा एक्सपोजर का भी इशू था। तो कुल मिलाकर रईस शेख गायब हुआ और उसकी वाइफ जो है बहुत ज़्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं जुटा सकी। लेकिन ये ज़रूर है कि रईस की गुमशुदगी के बाद जो उसका पुश्तैनी घर है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के गोंडा में, वहाँ घर वालों को भी खबर दी गई और घर के लोग भी अपने तौर पर नाते रिश्तेदारों में पता करने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रईस कहीं किसी रिश्तेदार के घर चला गया हो या कहीं किसी दोस्त के पास चला गया हो। तो उधर जो गोंडा में उत्तर प्रदेश में परिवार के लोग हैं वो भी अपने तौर पर पता कर रहे थे और इधर जो रईस की वाइफ है शाहिदा वो भी ढूंढ रही थी। इस तरह से तकरीबन 10-11 दिनों का वक्त निकल गया और आखिरकार शाहिदा जो है वो पुलिस के पास पहुंची और दहीसर के ही लोकल पुलिस स्टेशन में उसने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसने ये बताया कि पति काम पर निकले थे, ये बताकर कि जा रहा हूँ काम पर, रोज़ की तरह वापस आ जाते थे लेकिन वापस नहीं आए। बहुत परेशान हुई। पिछले 11 दिनों से वो अपने पति को ढूंढ रही है लेकिन पति का कोई पता नहीं चल रहा है, इसीलिए वो रिपोर्ट लिखवाने आई है। पुलिस ने मोबाइल नंबर लिया और उसके बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की, उसकी लास्ट लोकेशन चेक करने की शुरुआत की और फिर ये देखा कि मोबाइल फ़ोन जो है दहीसर के इलाके में ही स्विच ऑफ हो गया है और बहुत मुमकिन है कि जहाँ पर घर है उससे थोड़ी दूरी पर मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हुआ है। तो ये भी जो शाहिदा ने बात बताई थी गुमशुदगी वाली, उससे मिलती जुलती थी। ऐसा लगता था कि शायद बीच रास्ते में ही उसका फ़ोन या तो खुद रईस ने ऑफ़ कर दिया है और फिर कहीं चला गया है या फिर किसी ने शायद उसे अगवा कर लिया है और उसका फ़ोन अपने कब्ज़े में ले लिया है। तो घर वाले जो है ढूंढ ही रहे थे, पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन रईस का कुछ पता नहीं चल रहा था। रईस, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मूल रूप से गोंडा का रहने वाला परिवार था और 2012 में रईस और शाहिदा की शादी हुई थी। शादी के बाद कुछ ही दिनों बाद ये मुंबई चले आए थे और मुंबई में इन्होंने अपनी नई शुरुआत की। रईस एक कपड़े की दुकान में काम करने लगा सेल्समैन के तौर पर और ज़िंदगी ठीक चल रही थी। मुश्किल तो थी, पैसों की कमी रहती थी, लेकिन फिर भी ज़िंदगी ठीक चल रही थी। लेकिन जिस तरह से अब रईस अचानक गायब हो गया तो समझ लीजिए कि पूरे परिवार पर पहाड़ टूट पड़ने वाली बात थी। करीब महीने भर बाद जो रईस का भाई है, उसका नाम है अनीस, वो गोंडा से अपने भाई की तलाश में मुंबई आया और मुंबई आने के बाद दहीसर में उसने पहले अपने तौर पर अपने भाई को ढूंढने की कोशिश की। जहाँ जहाँ उसके भाई के लोकल कॉन्टैक्ट्स थे जिनसे वो मिलता जुलता था, उनसे जाकर पर्सनली मुलाकात की, बात की, अपनी भाभी से भी बात की, पूछा कब गए, कैसे गए। लेकिन कोई लीड, कोई वे आउट जो है वो अनीस को भी नहीं मिल पा रहा था। इस बीच अनीस ने फैसला किया कि अब वो मुंबई पुलिस का रुख करेगा और इतने दिनों में जो भी आसपास जांच पड़ताल करके अपने तौर पर उसे जो जानकारी मिली है उसके बारे में वो मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म करेगा। इसके बाद वो दहीसर पुलिस के पास पहुंचा और उसने
पुलिस से बताया कि 1 महीने पहले जो मेरे भाई रईस गायब हुए थे, मैं उनकी गुमशुदगी के बारे में आप लोगों से कुछ बातचीत करना चाहता हूँ, कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। पुलिस वालों ने पूछा कि हाँ बिल्कुल बताओ क्या जानकारी है। तो उसने बताया कि मैं उनका भाई हूँ और मैं कुछ जानकारी देने के लिए आया हूँ, और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक मुझे खुद अपनी भाभी पर ही अपने भैया की गुमशुदगी का शक है। पुलिस वालों ने कहा कि ऐसा क्यों, ऐसी क्या बात है, क्योंकि वो महिला तो खुद हमारे पास आई थी और काफ़ी परेशान थी। तो अनीस का ये कहना था कि मैंने आसपास के लोगों से पता किया है, मेरी भाभी का किसी और के साथ अफेयर था, और मुझे लगता है कि इसी अफेयर के चक्कर में ही शायद मेरे भाई के साथ कोई अनहोनी हो गई है। और जब मैं अपने भैया के घर आया, मैंने भाभी से मुलाकात की, तो मुझे उनके घर में भी कुछ अनयूजुअल, यानी ऐसी चीज़ जो बहुत सामान्य न हो, वो नज़र आई, जिसके बाद मेरा शक जो है और गहरा हो गया है। पुलिस ने जब ये बातें सुनी तो पुलिस के भी कान खड़े हो गए। पुलिस को लगा कि भाई घर में ऐसा कौन सी चीज़ है जो अनयूजुअल है, जिसके बाद अनीस को जो शक हुआ अपने भाभी पर हुआ। तो पुलिस ने अब तय किया कि वो अब रईस के घर जाकर, जो कि गायब है, वहाँ पड़ताल करेगी और पूछताछ भी करेगी आसपास के लोगों से। पुलिस की एक टीम आई और उसने दहीसर चौल में आसपास जो लोग रहते हैं उनसे तो बातचीत की ही, रईस के बारे में, उसकी वाइफ शाहिदा के बारे में भी पड़ताल की, और इसके अलावा रईस के घर की भी पुलिस ने तलाशी लेने का फ़ैसला किया। लेकिन अभी पुलिस, चौल के घर आपको पता है काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, अभी पुलिस ने रईस के घर में एंट्री की ही थी कि सामने जो किचन था उसके आसपास जो टाइल्स लगी हुई थी किचन के पास में, उन टाइल्स को पुलिस ने ये देखा, ये नोटिस किया कि वो बड़े बेतरतीब और उबड़ खाबड़ तरीके से लगाए गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत वियर्ड और बहुत अजीब सी बात थी, क्योंकि पूरा घर जो है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन था और हर घर के हर कमरे की या हर कोने की बनावट बिल्कुल पक्की थी। कहीं पर भी कोई अस्वाभाविक या अजीब सी बात नहीं थी, सिवाय एक पर्टिकुलर जगह के जहाँ के टाइल्स जो है वो उबड़ खाबड़ तरीके से लगे हुए थे। पुलिस को ये देखकर शक हुआ और पुलिस ने शाहिदा से, जो रईस की पत्नी है, उससे इन उबड़ खाबड़ टाइल्स के बारे में पूछताछ करने की शुरुआत की। और जैसा कि आम तौर पर जुर्म के मामलों में होता है, जब कोई आदमी दोषी होता है ना, तो उसके अंदर की अंतरात्मा इस चीज़ को जानती है, वो दोष या अपनी सच्चाई जो है वो छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बॉडी लैंग्वेज से वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। पुलिस ने जब शाहिदा से पूछताछ करने की शुरुआत की तो शाहिदा ज़रूरत से ज़्यादा डिफेंसिव हो गई। ज़रूरत से ज़्यादा डिफेंसिव हो गई मतलब पुलिस के हर सवाल का पलट कर जवाब देने लगी। एक तरह से पुलिस के सवालों पर वो काउंटर अटैक सा करने लगी, वो गुस्सा दिखाने लगी, वो झुंझलाने लगी। इसे देखकर पुलिस को शाहिदा पर और ज़्यादा शक होने लगा। पुलिस ने अब शाहिदा को हिरासत में ले लिया। लेडी पुलिस कांस्टेबल वहाँ मौके पर थी ही, वो शाहिदा को लेकर दहीसर पुलिस स्टेशन पहुँचे, और साथ ही पुलिस ने अपने तौर पर जो जानकारी जुटाई थी वो तो जुटाई ही थी। अब पुलिस ने शाहिदा से सख्ती की, और जब सख्ती की तो शाहिदा ने आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर लिया। अपने पति रईस शेख की गुमशुदगी के पीछे कोई और नहीं बल्कि शाहिदा का ही हाथ था, और शाहिदा ने अपने पति की हत्या करके उसे खुद अपने ही चौल में, अपने ही कमरे में किचन के पास दफना दिया था, और दफनाने के बाद ऊपर खुद अपने हाथों से टाइल्स लगाकर उस लाश को और उस लाश के राज को छिपाने की कोशिश की थी। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि शाहिदा का हाल के दिनों में वहीं दहीसर में रहने वाले एक दूसरे नौजवान जिसका नाम है अमित मिश्रा, उसके साथ अफेयर हो गया था, और इस अफेयर के बारे में रईस को भी पता चल गया था, जानकारी मिल गई थी। रईस अब इन चीज़ों पर रोक टोक करने लगा था। कोई भी पति हो वो रोक टोक करेगा ही, बीवी हो तो वो भी रोक टोक करेगी। तो रईस जो है अपनी पत्नी शाहिदा को अक्सर रोका टोका करता था और अमित से मिलने जुलने से रोकता था। लेकिन अमित और शाहिदा लगातार एक दूसरे के करीब आ रहे थे और एक दूसरे से मिलना जुलना भी चाहते थे। फाइनली दोनों ने मिलकर ये प्लान किया कि वो रईस की हत्या करेंगे, और मई के महीने में ही, जैसा कि मैंने आपको बताया 2021 में, एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं पता है, उन्होंने रईस की हत्या कर दी। और ये हत्या घर के अंदर हुई और बच्चों के सामने हुई। कितना शॉकिंग, कितना हैरान करने वाली ये बात है। छोटा सा कमरा होता है चौल का, आपको पता है, उसमें एक शख्स की हत्या होती है, दो छोटे छोटे बच्चों के सामने उसके पापा की हत्या कर दी जाती है। और शाहिदा जो है अमित मिश्रा के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करती है, और हत्या करने के बाद वहीं
किचन के पास खुदाई करके अपने पति की लाश को वहीं किचन में दफना कर गाड़ कर ऊपर टाइल्स लगा देती है। चूँकि दोनों को टाइल्स लगाने का कोई ऐसा एक्सपीरियंस तो था नहीं, दोनों कोई राजमिस्त्री तो थे नहीं, तो इसीलिए उन लोगों ने जो टाइल्स लगाई थी वो थोड़ी उबड़ खाबड़ और बेतरतीब थी, जिसे देखकर खुद रईस के भाई अनीस को भी पहली बार शक हुआ, और शक इस बात पर पुलिस को भी हुआ जब पुलिस ने घर में उन बेतरतीब तरीके से यानी असामान्य तरीके से लगे हुए टाइल्स को देखा। और इस तरह से जब ये बात कंफर्म हो गई, मर्डर की पूरी कहानी सामने आ गई, तो पुलिस वालों ने उस टाइल्स को खोद कर वहाँ से कंकाल की सूरत में रईस की लाश रिकवर की, बरामद की, और उसे आगे डीएनए एग्जामिनेशन के लिए भी भिजवाया। इस बीच पुलिस ने बच्चों से बातचीत की और बच्चों ने इस केस को कंफर्म किया। हालांकि वो बहुत छोटे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको थोड़ा सा प्यार से ट्रीट करते हुए, समझाते बुझाते हुए, आमतौर पर जब बच्चों से पुलिस बात करती है किसी भी क्रिमिनल केस में, तो पुलिस को ये हिदायत है कि वो अपने पुलिस की वर्दी में बच्चों से बात ना करे। और वो इसलिए कि बच्चों को थोड़ा कंफर्ट मिलता है जब वो सादे लिबास में बात करता है, तो वो फिर पुलिस वाले अंकल नहीं, सिर्फ अंकल रह जाते हैं। तो अंकल बनकर पुलिस वालों ने बच्चों से पूरी बातचीत की और बच्चों ने अपनी तोतली ज़ुबान में ही सही पूरी कत्ल की कहानी सुनाई। इस तरह से कत्ल के एक खौफनाक मामले का दहीसर की पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने खुलासा किया। लेकिन इस मामले में पुलिस से ज़्यादा क्रेडिट मुझे लगता है कि खुद रईस के भाई अनीस शेख को दिया जाना चाहिए, जो गोंडा से आकर, जिसने अपने तौर पर इस मामले की तफ्तीश की, आसपास के लोगों से भी बातचीत की, भाभी के बारे में जानकारी जुटाई, घर की हालत देखी और उसे शक हुआ, और उसके बाद उसने पुलिस को सारी बातें बताई। तो एक तरह से देखा जाए तो पुलिस को पूरा केस इन्वेस्टिगेट करके तश्तरी में सजा कर अनीस ने दिया। तो ये थी पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका नज़रिया क्या है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हैरानी की बात यह है कि इस तरह के किस्से, इस तरह के वाक़े मैं आप लोगों को लगातार सुनाता हूँ, लेकिन ऐसी कहानियों का सामने आना थमता ही नहीं है। आप देखिए, अभी पीछे भी हम जा रहे हैं, जैसे ये कहानी 2021 की है, तो लगातार इस तरह की कहानियां सामने आ रही हैं। बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही अजीब है, लोग कैसे ऐसा करते हैं, मैं जितना सुनता हूं उतना हैरान होता हूं। आइए कुछ कमेंट्स पढ़ता हूं। एक हमारे रेगुलर लिसनर हैं जिन्होंने कहा है कि वो पहली बार कमेंट कर रहे हैं और उनको मेरी आवाज़ और कहानी सुनाने का तरीका पसंद आता है, और उन्होंने ये भी कहा है कि आपकी कहानियों में सिर्फ एक कमी होती है कि इसमें विजुअल्स और फोटो डाल दें तो कहानी और अच्छी लगेगी। 4 लोगों ने उसे लाइक किया है, तो इस बात से मैं भी सहमत हूँ। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि मैं अक्सर इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज सुनाता हूँ तो वो बहुत रीसेंट स्टोरीज नहीं होती, कुछ पुरानी खबरें होती है। जैसे आज जो मैं आप लोगों को वाकया मैंने बताया, ये 2021 की है, तो 2021 से जुड़ी हुई फुटेज या तस्वीरें कई बार कलेक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, और कुछ कहानियाँ गुमनाम सी भी होती हैं जो पहले आपने कभी नहीं सुनी हो। अगर मैं कोई बहुत चर्चित कहानी आप लोगों के सामने उसका इन्वेस्टिगेशन की डिटेल लेकर आ जाऊँ तो फिर दिक्कत शायद ये हो जाएगी कि आप कहेंगे कि अरे ये कहानी तो हम जानते हैं। तो ये भी एक बात होती है। तो मैं बेसिकली एक ऐसे सिचुएशन में हूँ कि कई बार चाह कर भी स्टोरीज से रिलेटेड तस्वीरें और फोटोग्राफ्स आप लोगों के लिए नहीं ला पाता हूँ, लेकिन मेरा इरादा है और मैं अपने आप को और अपग्रेड करने की कोशिश करूँगा। आपने देखा होगा जो मेरी प्रीवियस स्टोरी थी केरल की, जिसमें मैंने सीरियल किलर के बारे में बताया था, उसमें मैंने तस्वीरें और वीडियोज़ जो है वो डाले थे, लगवाए थे। तो इसके अलावा राकेश पाटीदार के अलावा प्रदीप भांबू जी का कमेंट है, स्वागत आपका। टिंकू ओझा जी ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि आपका एक अध्यापक की मानंद घटना सुनाने की विधि बहुत सुंदर है। जयदीप ओझा गोरखपुरी, तो ये गोरखपुर से हैं, जयदीप ओझा इनका नाम, और इनका ये कहना है कि मैं किसी टीचर की तरह जो है चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। दरअसल ऐसा करता हूँ, मुझे इस बात का एहसास है, लेकिन मैं करता इसलिए हूँ क्योंकि मैं ये मान कर चलता हूँ कि सारे लोग सारी चीज़ों से बिल्कुल वाकिफ़ होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं जानता हूँ, तो हमारे बहुत सारे दर्शक भी ऐसे होंगे जो हर चीज़ जानते हों, हर टर्म का उनको मतलब पता हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ भी बताता हूँ तो उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूँ, ताकि लोगों को वो बात प्रॉपर तरीके से कन्वे हो जाए। क्रिप्टो प्लस के नाम से एक आईडी है, ऑब्वियसली ये क्रिप्टो में ट्रेडिंग वगैरह करते होंगे तभी इन्होंने इस तरह की आईडी बनाई है। उन्होंने कहा है कि क्रिमिनल्स क्राइम करने से पहले क्यों कानून, पुलिस और भगवान से नहीं डरते हैं, बहुत दुख की बात है। आपने बिल्कुल सही कहा, अगर एक बार भी क्रिमिनल थोड़ा सोच लेना कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो फिर वो शायद क्राइम कभी नहीं करे। मुझे तो लगता है कि क्रिमिनल्स जो है वो आले दर्जे के बेवकूफ़ होते हैं जो शायद क्राइम तक भी नहीं देखते और इस तरह की घटनाओं से सबक नहीं लेते कि पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट करती है। अगर वो सबक लेंगे ना तो शायद अपराध करने का इरादा ही छोड़ देंगे। रिकी सलारिया ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। अमर शेखों का कमेंट है, प्रमोद कुमार जी ने कमेंट किया है और इन्होंने कहा है कि प्रेम का रूप अब वैसा हो गया है। शुभम पांडे का कमेंट है और हुसैन रतलामी साहब का कमेंट है। उन्होंने
एक हमारे दर्शक हैं अवधेश कुमार शुक्ला, इन्होंने ये कहा है कि प्रेमानंद महाराज जी ने आज के ज़माने के लिए जो बातें कही है वो बहुत सही है और आपको बहुत बहुत मंगल हो, शुभकामनाएं उन्होंने मेरे लिए भेजी हैं और जय श्री राम का है। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद और मेरी ओर से भी आपको जय श्री राम। शंकर दयाल मिश्रा ने भी कमेंट किया है और इन्होंने ये कहा कि सुप्रतिम जी नमस्कार, लेकिन कभी भी आप जवाब नहीं देते, आपकी कहानी लाजवाब होती है, बहुत बहुत बधाई। देखिए शंकर जी, ये क्लियर हो गया ना कि मैं जवाब देता हूँ, ये बस इत्तेफाक की बात है कि कभी आपका कमेंट मेरी नज़रों के सामने से गुजरता है, कभी नहीं गुजरता है। जैसे हमारे कुछ दर्शक हैं, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा अलग से, लेकिन वो कई कई कमेंट कर देते हैं और वो कभी ना कभी मेरे आंखों के सामने अपीयर हो ही जाता है, तो मैं उनका नाम पढ़ लेता हूं। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सारे लोग कई कई बार कमेंट कीजिए, लेकिन वो रीज़न मैं बता रहा हूं कि कई बार किसी का नाम छूट क्यों जाता है और किसी का नाम बार बार मैं क्यों लेता रहता हूं, ये वजह है। तो खैर आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।